प्रिय विद्यार्थियों, हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका काल विभाजन। इससे पूर्व भी हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर चर्चा की थी और मुख्य रूप से जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं द्वारा अपने अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किए गए काल विभाजन पर चर्चा की। विद्यार्थियों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाया गया काल विभाजन बहुमान्य रहा है। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इस प्रकार से संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत किया। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया और इसका प्रारंभ वे विक्रमी संवत 1050 से मानते हैं। उन्होंने जो पहले काल का नाम सुझाया वह है वीर गाथा काल और इसका उन्होंने समय किया विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375। ये संपूर्ण समय वीर गाथा काल नाम से उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया। दूसरा महत्वपूर्ण काल जिसे उन्होंने मध्यकाल और मध्यकाल के भी 2 भाग किए उन्होंने। पहला पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्तिकाल नाम से जानते हैं और इसका समय उन्होंने दिया विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700। इसी मध्यकाल का दूसरा भाग करते हैं उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल नाम दिया उन्होंने और इसका समय है विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900। प्रिय विद्यार्थियों, विक्रमी संवत 1900 के बाद के समय को उन्होंने गद्यकाल नाम से अभिहित किया और इसका समय विक्रमी संवत 1900 से आज तक। ये समय तब का है जब हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन हो रहा था और मध्यकाल तक, उत्तर मध्यकाल जो उन्होंने नाम दिया है रीतिकाल, तब तक की सारी स्थितियां लगभग स्पष्ट थी। लेकिन आगे साहित्य में गद्य का प्रादुर्भाव हुआ। विभिन्न धाराएं, चाहे वो गद्य में हो चाहे काव्य में हो, आगे बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने इस सारे काल को, लेकिन वर्चस्व गद्य का था, इसीलिए उन्होंने इस काल को गद्य काल नाम देकर छोड़ दिया, जिसे बाद के विद्वानों ने आधुनिक काल कहा और हम भी जिसे आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ी सी अगर हम इन पर चर्चा करें तो शुक्ल जी के युग हैं, उनमें सबसे पहला युग है वीर गाथा काल। यहाँ पर वीर गाथाओं की प्रमुखता को देखते हुए शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल के नाम से पुकारा है। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल में भक्ति और रीति की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर उन्हें क्रमशः भक्तिकाल तथा रीतिकाल के नामों से अभिहित किया। आधुनिक काल में गद्य लेखन की प्रमुखता को देखकर उसे गद्य काल नाम से अभिहित किया। आचार्य शुक्ल ने परंपरा से प्राप्त आदि, मध्य और आधुनिक नामों के साथ साथ उस युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति, ध्यान दें, प्रमुख प्रवृत्ति, उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी, उसी के आधार पर एक एक विशिष्ट नाम और भी जोड़ दिया है। इस प्रकार इन्होंने चारों कालों के दोहरे नाम देकर प्रत्येक काल की एक विशिष्ट प्रवृत्ति को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक काल की एक विशिष्ट प्रवृत्ति को भी दर्शाया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। निसंदेह आचार्य शुक्ल का काल विभाजन अपनी संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता के कारण आज तक हिंदी जगत में बहुमान्य है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम जॉर्ज ग्रियर्सन, पीछे घूमकर हम वापस जिस पर हमने चर्चा की थी, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं की
काल विभाजन को जब हम देखते हैं तो उसकी तुलना में रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन संक्षिप्त भी है, सरल भी है और बहुत कुछ स्पष्ट है और इसीलिए बहुमान्य भी है। प्रिय विद्यार्थियों, यही उनके काल विभाजन की महत्वपूर्ण विशेषता भी है। कुछ और चर्चा करें तो उन्होंने काल विशेष की विशिष्ट प्रवृत्ति की प्रमुखता के आधार पर, ध्यान दीजिए, विशिष्ट प्रवृत्ति, जैसे भक्ति है तो भक्ति काल, रीति है तो रीति है, वीर गाथाएं जाती है तो वीर गाथा काल, है ना। तो ये होती है प्रवृत्ति की प्रमुखता के आधार पर किया गया वीर गाथा काल, भक्ति काल तथा रीति काल का नामकरण अत्यंत सराहनीय है। आचार्य शुक्ल जैसे अधिकारी विद्वान ने जिन परिस्थितियों में इतिहास लेखन का यह बड़ा दुष्कर कार्य संपन्न किया, दुष्कर कार्य इसलिए विद्यार्थियों कि आज तो सारी सामग्री उपलब्ध है, आज बहुत से ऐसे साधन हैं जिनसे कि हम हिंदी साहित्य के लेखकों, कवियों और उनकी रचनाओं को ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आचार्य शुक्ल के समय की, तब तक तो विशेष खोजबीन भी नहीं हुई थी। तो बड़ा दुष्कर कार्य था उस समय के अनुसार। अगर हम ये काल विभाजन देखें तो बहुत सराहनीय है। शुक्ल जी की अपनी सीमाएं थी, उनमें से सबसे बड़ी यह थी कि उनके समय में एक निर्दोष इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए अपेक्षित पर्याप्त सामग्री प्रकाश में नहीं आई थी, अतः उन्हें सीमित सामग्री से काम चलाना पड़ा और उस सीमित सामग्री के आधार पर इतने स्पष्ट रूप में और इतने संक्षिप्त और सरल रूप में काल विभाजन प्रस्तुत करना उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो ही चारों कालों की बात है। हाँ, उन्होंने 4 कालों में संपूर्ण इतिहास को बांटा। उसके अलावा कालों में भी उन्होंने उसको अलग अलग शाखाओं में बांटा। वीरगाथा काल 1050 से 1375, दूसरा काल भक्ति काल, भक्ति काल को भी वे विभिन्न शाखाओं उप शाखाओं में विभाजित करते हैं। आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति काल को वो 2 भागों में बांटते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा। भक्ति के 2 प्रकार, निर्गुण और सगुण। इन दोनों रूपों में उन्होंने अपने इतिहास के काल विभाजन में इनका अलग अलग बंटवारा कर दिया। फिर निर्गुण भक्ति काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटते हैं, पहला ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी, आप ध्यान दें, मैंने पहले भी बताया था कि इसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है और प्रेमाश्रयी जिसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो ये 2 काव्य धाराओं में निर्गुण भक्ति काव्य धारा का विभाजन है। इसी तरह सगुण भक्ति काव्य धारा को भी वो 2 भागों में बांटते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वह मध्यकाल था और मध्यकाल में 2 महत्वपूर्ण चरित्र जिनका उल्लेख समस्त भक्ति के काव्य में देखने को मिलता है, एक कृष्ण है और एक राम है। तो सगुण भक्ति काव्य धारा की भी वो 2 भाग करते हैं, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा और दूसरी राम भक्ति काव्य धारा। इस तरह से उन्होंने भक्ति काल को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया और इस संपूर्ण विभाजन में भक्ति काल का लगभग सारा साहित्य समाहित हो जाता है। ये उनकी अपनी विशेषता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद उत्तर मध्यकाल, जिसे उन्होंने रीति काल कहा, उसका भी वो विभाजन करते हैं। आइए देखते हैं। रीति काल का विभाजन वो 3 भागों में करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति से तो आप समझ गए कि उस समय में सारे भक्त हुए थे, ईश्वर की भक्ति की ये उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति थी और इसीलिए उसका नाम उन्होंने भक्ति काल रखा। लेकिन रीति काल नाम रखने के पीछे भी बड़ा कारण था, जिस पर आगे हम जब रीति काल पर चर्चा करेंगे तब विस्तार से देखेंगे। लेकिन संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो यह काल ऐसा काल था जिस काल में बड़े विद्वान कवि हुए हिंदी साहित्य के अंतर्गत, लेकिन सभी दरबारी कवि थे और इन सभी ने संस्कृत काव्य शास्त्र में या
संस्कृत काव्य की जो परंपरा चली आ रही थी, जो रीति चली आ रही थी, उस रीति का अनुकरण किया, चाहे काव्य शास्त्र के रूप में, चाहे कविता की रचना के रूप में, या अलग अलग अलंकार, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, जो काव्य के विभिन्न संप्रदाय बने और उनकी चर्चा संस्कृत काव्य शास्त्र में होती है, उसी परंपरा, उसी रीति का अनुकरण इन सभी रीतिकालीन कवियों ने किया। अतः इस काल का नाम इन्हें रीति काल ही उचित लगा। तो सबसे पहले वो करते हैं इसका रीतिबद्ध काव्यधारा। बहुत ही सुंदर, क्योंकि सारे कवि उसी रीति, उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं जो संस्कृत से चली आ रही है हिंदी में। अतः वो सब रीति से बंधे हुए हैं, अतः उनको कहा रीतिबद्ध काव्यधारा। दूसरा इन्होंने किया रीति सिद्ध काव्यधारा। ऐसे कवि जो उस रीति में सिद्धहस्त थे और बड़ी सुंदर कविता करते थे, उसको उन्होंने रीति सिद्ध काव्यधारा के नाम से अभिहित किया। इन दोनों के अलावा भी उस समय में एक कवियों का वर्ग ऐसा था जो उस बनी बनाई परिपाटी से दूर रहता था, मतलब उस बनी बनाई रीति परंपरा से मुक्त था और स्वच्छंद रूप से अपनी कविताएं करता था। उन्हें किसी परंपरा या किसी रीति या काव्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं थी, जिसमें घनानंद महत्वपूर्ण है। घनानंद वाली स्वच्छंद काव्यधारा को इन्होंने रीति मुक्त काव्यधारा के नाम से अभिहित किया। इस प्रकार इन्होंने उस समय के विक्रमी संवत 1700 से 1900 के काल के जितने भी आश्रयदाता या दरबारी कवि जिन्हें कहा गया, उन सभी को इस विभाजन के अंदर सम्मिलित कर लिया। प्रिय विद्यार्थियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने लगभग सारी काव्यधाराओं को, सारे कवियों को अपने इस हिंदी साहित्य के विभाजन में सम्मिलित कर दिया। इसके उपरांत विद्यार्थियों, उन्होंने चौथे काल का नाम गद्य काल रखा, जिसकी हम चर्चा पहले भी कराए हैं। गद्य के रूप में उनके समय में ही नई प्रवृत्ति, जैसे कहा कि आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य का प्रादुर्भाव। उससे पहले विद्यार्थियों हमारे यहाँ सिर्फ पद्य ही लिखा जाता था, तो गद्य लेखन का कार्य उस समय आरंभ हो रहा था। उन्होंने देखा और इसे उन्हें कुछ विशेष सूझा नहीं और उन्होंने इस काम का नाम गद्य काल मानना ही उचित समझा। ये संपूर्ण रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कुछ कमियां भी रही। कमियां तब नहीं थी, अब है, क्योंकि आज स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। पिछले कई वर्षों में हिंदी जगत में कई अनुसंधान हुए, कई खोज हुए और नवीन नवीन दृष्टिकोणों से चिंतन हो रहा है। अतः इनके कालों के नामकरण और समय को लेकर के अलग अलग विद्वान अपना मत प्रस्तुत करते रहे हैं। जैसे एक उदाहरण लें कि आचार्य शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर अपना पहला काल यानी वीर गाथा काल का नामकरण किया था, वे या तो अस्तित्वहीन घोषित हो चुकी है अथवा उनमें से कुछ परवर्ती काल की सिद्ध हो चुकी है। और यहाँ तक कि वीर गाथा, वीरों की गाथाओं को लेकर के जो वो बात करते हैं, वो कई रचनाएं अप्रमाणिक सिद्ध हो चुकी है आज के समय में। तो एक तो इसको लेकर के बड़ी चर्चा होती है, रीति काल के नामकरण को लेकर के चर्चा होती है, लेकिन फिर भी हमें बड़ा ही गर्व होता है उनके इस विभाजन पर कि उन्होंने इतने व्यवस्थित रूप में अपना विभाजन प्रस्तुत किया कि आज भी लगभग सभी विद्यार्थियों और हिंदी साहित्य के सामान्य पढ़ने पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के मुंह पर यही चार काल नाम आते हैं और इसी के अनुरूप महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।